हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इसके पहले हमने डिस्कस किया है व्हाट इज डेट फंड्स एंड व्हाट आर इक्विटी फंड्स। सो अब जो हाइब्रिड फंड्स है वो देखते हैं हम लोग क्या होते हैं। जैसे कि नाम में है, हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं वो बेसिकली मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट होते हैं। तो अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। देखिए, पहले हम सीखेंगे कि हाइब्रिड फंड्स क्या होता है, क्या क्या टाइप के हाइब्रिड फंड्स होते हैं, उसमें असेट एलोकेशन या रिस्क रिटर्न प्रोफाइल कैसा होता है, एंड व्हाट इज द सुटेबिलिटी एज पर द इन्वेस्टर गोल्स, यानी इन्वेस्टर जिस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहता है या उसका गोल क्या है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा फंड सुटेबल रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहले आता है हाइब्रिड फंड्स क्या होता है। सो हाइब्रिड फंड्स जो है वो जैसा कि नाम में है कि ये हाइब्रिड्स होते हैं, मतलब इक्विटी एंड डेट का मिक्सर, यानी दोनों इसमें इक्विटी भी होगा और डेट का पोर्शन भी होगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि देखिए, जो इक्विटी है वो ग्रोथ प्रोवाइड करता है और जो डेट है वो एक तरीके से स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि डेट जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो लेस वोलेटाइल होते हैं। सो इक्विटी जो है वो ग्रो भी फास्ट होता है बट वोलेटाइल भी होता है। तो इसलिए ये जो स्कीम्स होती हैं ये क्या करती है, एक तरीके से आपको एक इन्वेस्टर को एक मिक्स चॉइस देती है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो ताकि आपको ग्रोथ भी मिले, बट एट द सेम टाइम थोड़ा आप डेट में भी दो ताकि आपको स्टेबिलिटी भी मिले। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर जिसका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है वो इस तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है ताकि उनको इक्विटी का थोड़ा ग्रोथ भी मिले और डेट का स्टेबिलिटी भी मिले। तो इसमें बेसिकली रिस्क थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप डेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों एसेट क्लास का मिक्स हो गया है। सो इसीलिए जो इन्वेस्टर जिनका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि जैसे सेबी का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। तो पहले आता है हमारा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, देन बैलेंस हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। तो इनके जो कैटेगरी है वो देखिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड बेसिकली मीन्स कि आपका जो डेट का पोर्शन है वो ज़्यादा रहेगा। सो हम जैसे कि कंपैरिजन करें डेट और इक्विटी में, तो अगर डेट का पोर्शन ज़्यादा है सो देन इट विल बी लाइक कॉल्ड कंजर्वेटिव फंड, क्योंकि ये ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गया, इसमें डेट का पोर्शन ज़्यादा है। सो 10 to 25% ही इक्विटी में रहेगा और बाकी का जो है वो डेट पोर्शन में रहेगा। अब जो बैलेंस फंड है उसमें क्या होता है, उसमें आपका मिक्स है, यानी ब्रॉडली बैलेंस है, यानी इक्विटी भी 40 to 60% की रेंज में होगा और डेट भी 40 to 60% की रेंज में होगा, बेस्ड ऑन फंड मैनेजर का थोड़ा बहुत व्यू कि उसको किसको ज़्यादा रखना है। तो ब्रॉडली इक्वल, मतलब आई मीन जो है वो प्रोपोर्शन जो है वो इतना डिफरेंशियल नहीं होगा जैसा कि हमारा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में था। अब तीसरा जो है ऑब्वियसली उसका अपोजिट रहेगा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जहाँ पे इक्विटी ज्यादा रहेगा, यानी 65 to 80% क्या रहेगा, इक्विटी रहेगा और बाकी का जो पोर्शन है वो डेट में रहेगा। अब इसका ही चौथा कैटेगरी क्या है, डायनामिक एसेट एलोकेशन। मतलब क्या कि आपका जो फंड मैनेजर है उसके ऊपर डिसीजन रहेगा कि डेट का जो परसेंटेज है और इक्विटी का परसेंटेज कितना रखना है। यानी यहाँ पे तो एक तरीके से गाइडलाइंस में रेंज दी गई है, बट यहाँ पे जो है टोटली डिपेंड्स ऑन फंड मैनेजर कि इसमें कितना रखना है और इसमें कितना रखना है, यानी वो बेस्ड ऑन हिज व्यू विल डिसाइड कि डेट में कितना और इक्विटी में कितना। तो ये हो गए चार टाइप जो कि एक बेसिक टाइप से हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में। अब हम आते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। सो मल्टी एसेट एलोकेशन मीन्स जैसा कि नाम में है कि वो डिफरेंट डिफरेंट असेट्स में डालेगा। तो जैसे कि एक इक्विटी हो गया, ठीक है, और डेट हो गया, ये तो हमें पता ही है, दो असेट क्लास। एंड उसके अलावा जो है जैसे कमोडिटी हो गया, कमोडिटी में मीन्स गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गए, तो ये सब की जो चीज़ें उसमें डाल सकता है, या फिर आर वगैरह जो अभी नया असेट क्लास आया है उसमें डाल सकता है। तो ये सब जो असेट क्लास में डालेगा इस तरीके से वो एक असेट एलोकेशन फॉलो करेगा। अब देखिए, एसेट एलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म करे, कभी डेट मार्केट अच्छा परफॉर्म करे, कभी गोल्ड या सिल्वर अच्छा परफॉर्म करे, या आर अच्छा परफॉर्म करे। तो आपको किसी भी एक एसेट क्लास में ओवर एक्सपोजर भी नहीं लेना है, एट द सेम टाइम अंडर एक्सपोजर भी नहीं लेना है। तो आपका जब डाइवर्सिफिकेशन रहेगा तो आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी और आपका जो वॉलेटिलिटी इन द पोर्टफोलियो है वो एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो है एक एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी रिसेंटली गोल्ड और सिल्वर अच्छा परफॉर्म किए हैं, इक्विटी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके पहले इक्विटी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इस तरीके से हर एक एसेट क्लास का एक साइकिल होता है, उससे बेनिफिट होने के लिए दिस फंड्स आर गुड। अब आते हैं आर्बिट्राज फंड। सो आर्बिट्राज फंड क्या करते हैं कि जो मिस प्राइसिंग है, पहले तो आर्बिट्राज क्या होता है,
अब देखिए आर्बिट्राज को एकदम सिंपल तरीके से हमें समझना है, तो समझिए कि ए मार्केट है और ये दो मार्केट है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। और सपोज ए के मार्केट में अगर आलू हमें लेट से 30 रुपीज पर केजी मिल रहा है और बी के मार्केट में हमें 35 रुपीज पर केजी मिल रहा है, तो अभी इसमें क्या करेंगे, लोग यहाँ से आलू बाई करेंगे और यहाँ पे जाके सेल करेंगे, करेक्ट, क्योंकि ये प्राइस डिफरेंशियल है। और जो बेच रहे हैं प्रोडक्ट आलू या पटेटो, वो जो है उसका प्रोडक्ट जो है सिमिलर है, यानी आप चाहे ए मार्केट से पटेटो खरीदें या बी मार्केट से खरीदें, प्रोडक्ट इज सिमिलर बट द प्राइस इज डिफरेंशियल। सो आप क्या करेंगे, 30 रुपये यहाँ से लेके आप यहाँ पे सेल करेंगे 35 रुपीज में। तो बियॉन्ड ए पॉइंट, एक पॉइंट के बाद जाके क्या हो जाएगा, ये जो आर्बिट्राज है वो खत्म हो जाएगा, यानी दोनों का प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से खरीद रहे हैं तो यहाँ का भाव बढ़ेगा, यहाँ पे बेच रहे हैं तो यहाँ का भाव कम होगा। तो इस तरीके के जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो इनको जो एक्सप्लोइट करता है, एक्सप्लोइट मीन्स यानी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना ताकि आपको एक स्टेबल रिटर्न मिल सके। तो इससे फंड्स में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा बट आपको एक डिसेंट रिटर्न इसमें मिलता है। प्लस अगर ये जो टैक्सेशन है इसमें वो फेवरेबल होता है, तो अगर आप एक साल से ज़्यादा वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये फंड्स अच्छा रिटर्न दे सकते हैं पोस्ट टैक्स। अब हम आते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड में। अब क्या है, देखिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बैलेंस हाइब्रिड देखा, तो उसी का एक वेरिएशन है इक्विटी सेविंग्स फंड। यहाँ पे बेसिकली ये मिक्सचर हो गया, इसमें इक्विटी भी है, डेट भी है, प्लस आर्बिट्राज भी है। तो ये जो फंड है एंड जैसे इक्विटी कैटेगरी में रहेगा एज पर क्लासिफिकेशन, तो इससे क्या है, हमें एक टैक्स आर्बिट्राज भी मिल जाता है, मतलब टैक्स बेनिफिट बोल सकते हैं हम उसको। तो ये जो फंड होते हैं दे आर कंपेरेटिवली मोर टैक्स इफिशियंट, एक सिंपल भाषा में बोले तो मोर टैक्स इफिशिएंट। तो ये जो फंड्स है ये एक तरीके से हाइब्रिड का ही कैटेगरी है, बट इसमें जो फंड मैनेजर है वो आर्बिट्राज भी यूज करेगा, इसीलिए इनका जो रिटर्न है वो एक डिसेंट होगा, लाइक सेविंग अकाउंट या फिर जो आप एफडी रखते हैं उससे काफ़ी थोड़ा बेहतर होगा, और इसके अलावा आपको टैक्स इफिशियंसी भी मिलेगी। बट ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपका ड्यूरेशन 2 से 3 साल होना चाहिए। सो अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में हमने देखा इट प्राइमरी इन्वेस्ट इन डेट एंड स्मॉल पोर्शन इन इक्विटी एंड इट एम्स फॉर रेगुलर इनकम प्लस थोड़ा सा कैपिटल अप्रिसिएशन एंड इट इज सुटेबल फॉर द रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट हमने देखा बैलेंस हाइब्रिड फंड, बैलेंस और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो इसमें बेसिकली क्या है, इक्विटी और डेट का जो वेरिएशन है वो चेंज होगा। तो बैलेंस में जो है वो डेट और इक्विटी ऑलमोस्ट इक्वल के साइड रहेगा, बट जो एग्रेसिव है वहां पे इक्विटी का पोर्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो इज बेस्ड ऑन कि इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट कैसा है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायनामिक एसेट एलोकेशन, इसमें बेसिकली कैसा होगा कि ये जो है इसमें फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि उसका व्यू कैसा है, डेट पे व्यू अच्छा है या इक्विटी मार्केट का व्यू अच्छा है। अगर उसको लग रहा है इक्विटी मार्केट बुलिश होने वाला है तो वो इक्विटी में शिफ्ट करेगा, अगर उसको लग रहा है कि इक्विटी मार्केट अच्छा हो सकता, मतलब अच्छा नहीं रहेगा और डेट मार्केट अच्छा रह सकता है, तो वो डेट में शिफ्ट करेगा। यानी जब लग रहा है उसको रेट कटिंग साइकिल स्टार्ट होने वाला है तो डेट मार्केट में रैली हो सकती है, तो वहां पे वो डेट में इन्वेस्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका डाउन साइड जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो सकता है और मार्केट अपसाइड भी कैप्चर हो सकता है, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर का स्किल कैसा है, क्योंकि ये जो फंड है इसमें आपका पूरा डिपेंड करता है फंड मैनेजर का स्किल कैसा है। तो ये जो फंड्स है वो टोटली डिपेंड करते हैं कि फंड मैनेजर का व्यू कैसा है। अब आते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन, जिसमें हमने देखा कि वो तीनों एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी, डेट, गोल्ड, या फिर अभी जो नया एसेट क्लास है उसमें भी कर सकते हैं आरईआईटीज, इनविट्स। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बोलते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। आर्बिट्राज जो हमने देखा कि ये जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट आर्बिट्राज इन द मार्केट होते हैं, शेयर मार्केट होता है वर्सेस फ्यूचर्स में होते हैं। यानी फ्यूचर्स मतलब आप कोई चीज़ आगे के एक साल के लिए, सपोज मुझे आज शेयर बाई नहीं करना है बट एक साल बाद करना है आफ्टर 1 ईयर, तो उसके लिए भी मैं कॉन्ट्रैक्ट करके रखता हूँ। तो ऐसी जो प्राइस है यानी जो फ्यूचर है, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, तो ऐसे मार्केट में और कैश मार्केट में, यानी जो आज खरीदते हैं ऐसे मार्केट में जो डिफरेंशियल है, वो डिफरेंशियल जो है वहां पे ये लोग रिटर्न अर्न करते हैं। तो ऐसे फंड को बोलते हैं आर्बिट्राज फंड। एंड देन वी हैव द इक्विटी सेविंग्स फंड, जो कि इक्विटी, डेट एंड आर्बिट्राज को मिक्स करता है, प्लस दे आर टैक्स इफिशिएंट, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड होने की वजह से।
अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंट कैटेगरी जो कि है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, यानी जैसे देखिए किसी को रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, किसी को अपने चाइल्ड या बच्चे के फ्यूचर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इनके लिए एक अलग कैटेगरी है जो हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन, मतलब एक पर्टिकुलर आप सॉल्यूशन उनको क्लाइंट को दे रहे हैं। यानी किसी क्लाइंट को रिटायरमेंट के लिए करना है तो वो आप रिटायरमेंट फंड दे रहे हैं, किसी को अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए करना है एजुकेशन के लिए तो उसको आप चिल्ड्रंस फंड दे रहे हैं। तो दीज आर बेसिकली ओपन एंडेड फंड, बट इसमें एक चीज रहेगा कि इसमें आपका लॉक इन रहेगा फॉर 5 ईयर्स, और यदि रिटायरमेंट एज अगर पहले आ रहा है तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ऐसे फंड जो रहेंगे इसमें लॉक इन रहेगा, बट दीज फंड्स आर फॉर द पीपल फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की रिटायरमेंट फंड है, चिल्ड्रंस फंड है, इस तरीके से। सो अब हम देखते हैं और क्या क्या टाइप के स्कीम्स होते हैं, जैसे कि इंडेक्स स्कीम्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या फंड ऑफ फंड्स। सो देखिए इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 है, सो अगर किसी को निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स है वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब निफ्टी 50 एक इंडेक्स है तो आप डायरेक्टली कहीं से निफ्टी 50 नहीं बाई कर सकते, जैसे कि आप एचडीएफसी बैंक का शेयर बाई करते हो, ठीक है, तो आप जाके डायरेक्ट एचडीएफसी बैंक का शेयर बाई कर सकते हो, बट निफ्टी 50 आप डायरेक्ट नहीं बाई कर सकते। तो इसके लिए एक म्यूचुअल फंड रहेगा जो निफ्टी 50 को फॉलो करेगा, यानी एक तरह से स्कीम है एमएफ स्कीम। वो क्या करेगा, निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है, यानी 1 2 3 4 5 50, तो ये जो 50 स्टॉक्स है और हर एक का जितना वेटेज निफ्टी 50 में, यानी ये वेट सपोज 10% है, ये वेटेज इसका 5% है, इसका 8% है, तो जैसा निफ्टी 50 के इंडेक्स में वेटेज है वैसा ही वेटेज वो एमएफ स्कीम भी फॉलो करेगा। यानी वो अपना फंड मैनेजर अपना ब्रेन नहीं यूज करेगा, जैसे भी आपका पैसा आएगा वो एज इट इज निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर देगा, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा, और वही वेटेज से जो वेटेज से निफ्टी 50 इंडेक्स में है, ठीक है। तो इस ऐसे जो फंड्स होते हैं उसको इंडेक्स फंड्स बोलते हैं, जैसे निफ्टी 50 का हो गया, सेंसेक्स का हो गया, या निफ्टी मिड कैप 50 हो गया, 100 हो गया, इस तरीके के जो भी फंड्स हैं जो एक इंडेक्स का स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पैसिव फंड्स, ठीक है। सो ये हो गए इंडेक्स फंड्स। अब आते हैं ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में कैसा होता है कि जो ईटीएफ है वो एक तो जैसे नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड था उसका एनएवी कब आता है, नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे, एट ईओडी आता है, बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में जो यूनिट्स होते हैं दे आर ट्रेडेड इन द मार्केट, दे आर ट्रेडेड इन द मार्केट। सो उसमें क्या हो गया कि आप जैसे नॉर्मल स्टॉक बाई करते हो, वैसे अगर आपको सपोज निफ्टी 50 का बाई करना है तो आप उसका ईटीएफ बाई कर सकते हो निफ्टी 50 का। तो उसमें भी बैकएंड में एक म्यूचुअल फंड ही है जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहा है, बट उसके जो यूनिट्स है वो मार्केट में नॉर्मल शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं, जो कि आपको म्यूचुअल फंड में नहीं होते। अब म्यूचुअल फंड में आपको बाई या सेल करना है तो आप किसके साथ करते हो, एएमसी के साथ, करेक्ट। बट इस केस में आप किसके साथ कर सकते हो, डायरेक्टली मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ। अगर सपोज मेरे पास ईटीएफ की यूनिट है तो मैं किसी और को सेल कर सकता हूँ या आपको सेल कर सकता हूँ, आपके पास है तो आप मुझे सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से मार्केट पार्टिसिपेंट के बीच में ट्रेड हो सकता है। तो इसमें क्या इंटर मतलब आप पूरे दिन में कभी भी आपको ईटीएफ ट्रेड होगा बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। तो आप उसमें पोजिशनल व्यू भी ले सकते हो कि आपको लग रहा है निफ्टी अभी ऊपर जाएगा, इंटरडे ऊपर जाएगा, तो इस तरीके की पोजिशनल व्यू भी आप ईटीएफ से ले सकते हो। तो ये एक डिफरेंस है ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में। अब हम आते हैं फंड ऑफ फंड्स में। तो फंड ऑफ फंड्स में कैसा है कि जैसे कि नाम बता रहा है, ये क्या करते हैं, जैसे अभी नॉर्मल फंड में हम क्या हो रहा है, हम जैसे इन्वेस्टर है वो आपको पैसा देता है और वो एमएफ स्कीम को जाता है, करेक्ट। तो एमएफ स्कीम क्या करता है, डायरेक्ट स्टॉक्स में जाता है, डायरेक्ट शेयर्स में डालेगा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, वॉट सो सब स्कीम डालेगा, ठीक है। अब जो इसमें फंड ऑफ फंड्स में है, इसमें ये ऐसा नहीं होता है, ये एक एमएफ स्कीम दूसरे एमएफ स्कीम में डालेगा, स्कीम 2 में डालेगा, एंड वो जो एमएफ स्कीम है दे विल इन्वेस्ट इन स्टॉक 1, स्टॉक 2, स्टॉक 3। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, फंड ऑफ फंड्स है, यानी ये ऐसा फंड है जो दूसरे के फंड्स में इन्वेस्ट करता है। अब आप बोलोगे ये क्यों कर रहा है, तो आपको सपोज जैसे आप इन्वेस्टर हो, आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, पर आपको आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, तो आपको एक फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय आप चाहते हो कि मैं फ्लेक्सी कैप के 2-3 फंड में इन्वेस्ट करूं, पर अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है कि आप जाके हर एक फंड को एनालाइज कर सको। तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप एक एमएफ स्कीम लोगे, ठीक है, जो फंड ऑफ फंड्स हो, यानी जो दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करे, और आप उसको पैसा दे दोगे। नाउ देयर इज अ फंड मैनेजर
जो आपके लिए रिसर्च करेगा और जो अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड होंगे 2 या 3 उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए ऐसे इन्वेस्टर जिनको इन्वेस्ट करना है डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ऐसे फंड्स जैसे सपोज आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, ऐसे फंड में इन्वेस्ट करोगे जो कि किसी और फंड में इन्वेस्ट करेगा और वो फंड आपके यूएस या फिर जहां पे आपको एक्सपोजर लेना है वहां पे इन्वेस्टमेंट करे। तो ऐसे फंड्स को हम बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स। अब देखिए कुछ जो है इसमें ये जो है सेबी के जो गाइडलाइन थे उसमें वन स्कीम ही हो सकती है पर कैटेगरी। ये बहुत अच्छा स्टेप था सेबी का, ताकि इससे क्या होगा इन्वेस्टर के लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है कि आप बेसिकली हर एक जो फंड है उसमें हर एक जो कैटेगरी है उसमें एक ही रहे, ताकि देर इज नो कन्फ्यूजन। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो एक ही टाइप की चार चार स्कीम्स रहेगी तो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस में इन्वेस्ट करूं मैं। इसीलिए सेबी ने गाइडलाइन दिया है कि वन स्कीम इन वन कैटेगरी। अगर यदि इंडेक्स फंड है और ईटीएफ्स है तो उसका एक अलग बात है, अदरवाइज इस तरीके से रहेगा। ठीक है, या जैसे सेक्टरल फंड्स हो गए, थीमेटिक फंड्स हो गए, ठीक है, या फंड ऑफ फंड्स हो गए, तो ये जो कुछ कैटेगरी है उसमें अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स हो सकते हैं। पर अदरवाइज जो नॉर्मल फंड्स होते हैं उनमें सेम ही स्कीम होगा, आई मीन वन स्कीम ही होगा वन कैटेगरी के लिए। जैसे लार्ज कैप के लिए एक स्कीम, मिड कैप के लिए एक स्कीम, इस तरीके से। अब आता है फिक्स मैच्योरिटीज प्लान। सो फिक्स मैच्योरिटी प्लान ऐसे होते हैं कि जैसे दे आर बेसिकली फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि वो उनका एक फिक्स मैच्योरिटी होता है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जैसे कि अभी सपोज कभी फंड मैनेजर को या फंड हाउस को कोई सपोज एएमसी है, सपोज एचडीएफसी एएमसी है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अभी जो है वो 3 ईयर के जो बॉन्ड्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं 3 ईयर के जो बॉन्ड्स है, तो वो क्या करेंगे, एक फिक्स मेच्योरिटी प्लान लॉन्च करेंगे। वो क्या होगा, 3 साल का होगा, 3 साल का, 3 ईयर्स का। दे विल रेज द मनी हियर, ठीक है, यहाँ पे पैसा रेज करेंगे और वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। अब 3 साल के बाद ये पैसा यहाँ पे मेच्योर हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर है जिनका ड्यूरेशन 3 साल के लिए है वो लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, स्कीम का जो मेच्योरिटी है और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, यानी जो इन्वेस्टर के पास 3 साल के लिए पैसा है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो जो रिटर्न है वो आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और यहाँ पे मेरा पूरा मेच्योरिटी हो जाएगा, तो आपका मार्केट रिस्क नहीं रहेगा क्योंकि आप मेच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हो। ठीक है, तो आपको बेटर क्लैरिटी है और रिस्क रिटर्न भी बेटर है। ठीक है, रिटर्न आर नॉट गारंटीड, क्योंकि देखिए रिटर्न कोई भी स्कीम हो म्यूचुअल फंड का उसमें गारंटी नहीं रहेगा, आप चाहे कैसे भी इन्वेस्ट करें। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी आपको बोलता है कि आप मैं ये आप इन्वेस्ट कर दीजिए, मैं गारंटीड रिटर्न दे रहा हूँ, तो वो सरासर गलत है। ठीक है, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे डेट मार्केट हो या इक्विटी मार्केट हो, इवन डेट मार्केट में भी आप ध्यान रखिए ये चीज, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि डेट मार्केट में इन्वेस्ट किया मतलब फिक्स रिटर्न मिलेगा, नहीं, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्राइस रिस्क कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वो रिस्क हमेशा आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्लान्स होते हैं उनको फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स बोलते हैं। अब उसी का जो एक वेरिएशन है वो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, यानी ये लोग क्या करेंगे, अभी इनका जो फिक्स टारगेट डेट होगा, लाइक लेट से कोई फंड है, इनका मेच्योरिटी उन्होंने एक बनाया फंड जो 5 साल, लाइक उसका जो मेच्योरिटी है 5 साल में है। बट इसमें क्या है, जैसे वो फंड में फिक्स मेच्योरिटी प्लान में आपको बीच में कहीं पे एंट्री नहीं थी, यानी आप कहीं पे बीच में एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि क्लोज एंडेड फंड था। ये जो फंड्स होते हैं वो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। ओपन एंडेड मतलब आप यहाँ पे भी आके 1 साल बाद भी आप एंटर कर सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी भी आपको लगता है आप एंट्री कर सकते हैं। और जो मेच्योरिटी है वो आपको यहाँ पे फिक्स रहेगा। ठीक है, तो आप आपका जो इन्वेस्ट आपका सपोज यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका होराइजन 4 साल है तो आपके साथ मैच हो जाएगा। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका होराइजन 3 साल है तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे और यहाँ पे आपको होराइजन ये नहीं, मतलब 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें अब रिटर्न जो है थोड़े बहुत प्रेडिक्टेबल रहेंगे, क्योंकि आप अगर मेच्योरिटी तक होल्ड करोगे तो इतना मिलेगा, और री इन्वेस्टमेंट रिस्क कम रहेगा क्योंकि एक फिक्स मेच्योरिटी आपने डिसाइड करके रखी है। तो जो भी अगर फंड मैनेजर यहाँ पे पैसा आता है और इन्वेस्ट करेगा तो वो 4 साल के लिए ही इन्वेस्ट करेगा, ना कि 5 साल के लिए। तो ये चीजें इसमें थोड़ी डिफरेंट रहेगी, बट ये लॉन्ग टर्म या गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है उनके लिए अच्छा है, कि जिनको लग रहा है कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर डेट को मुझे पैसा चाहिए, 4 साल बाद मुझे पैसा चाहिए, तो मैं ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम देखते हैं कुछ और टाइप के फंड्स, जैसे कि अदर टाइप्स ऑफ फंड में आते हैं ईएसजी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग, यानी जो अभी ग्लोबली जो है वो ऐसे फंड की तरफ भी काफ़ी अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट, सोशल या गवर्नेंस के रिलेटेड काफ़ी
जागरूक है, काफ़ी एक्टिव है, यानी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव है, यानी वो पॉल्यूशन नहीं करती है या ऐसी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखते हैं, या सोशली अच्छा काम कर रही है, तो ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरीके के जो है वो ग्लोबली काफ़ी एक्टिवनेस आया है, काफ़ी जागरूक हुए हैं। तो ऐसे जो फंड्स होते हैं उनको बोलते हैं ईएसजी फंड्स। और कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड जो होते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है कि इसमें क्या होता है कि कैपिटल जो है, यानी आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तो वो क्या करेंगे, जो 95 रुपीज है लेट्स से, वो ऐसे डेट फंड में इन्वेस्ट कर देंगे जिसका मेच्योरिटी जो है वो 100 रुपीज आ जाए, ठीक है। और बाकी के जो 5 रुपए है वो लोग अपना रिस्की या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे ताकि उसका ग्रोथ हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका 95 इन्वेस्ट किया और 100 रुपीज आ रहा है, मतलब आपने जो 100 रुपीज दिया आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड है, बट आपका जो बाकी का जो पैसा है दे विल इन्वेस्ट फॉर द ग्रोथ। तो ऐसे जो फंड्स होते हैं जहां पे कैपिटल इज प्रोटेक्टेड। फिर आते हैं रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। अब वो तो नाम से ही पता है कि जो ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। अब कुछ जो नए टाइप के फंड आए हैं वो है उसी का थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस, जैसे कि एक स्मार्ट बीटा फंड जो होते हैं। अब सपोज आप निफ्टी 50 में आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया, और जो निफ्टी 50 के जो वेटेज है वो किस पे डिपेंडेंट है, मार्केट कैप पे। निफ्टी 50 इज ए मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स, ठीक है। तो जिसका भी मार्केट कैप ज्यादा होगा उसका वेटेज ज्यादा होगा, करेक्ट। अगर टीसीएस का मार्केट कैप आईसीआईसीआई बैंक से ज्यादा है तो टीसीएस का वेटेज भी आईसीआईसीआई बैंक से ज्यादा होगा उसी प्रोपोर्शन में। अब लेकिन कोई फंड मैनेजर है वो बोलता है कि मुझे इसको मार्केट कैप वेटेड नहीं करना है, मुझे इक्वल करना है, यानी मैं सब में इक्वल इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सपोज 50 कंपनीज है निफ्टी 50 में, तो हर एक में मैं 2% इन्वेस्ट करूंगा इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, ठीक है। तो इस तरीके के जो फंड्स होते हैं उनको बोलते हैं स्मार्ट बीटा, यानी वो जो करंट स्ट्रक्चर है निफ्टी 50 या कोई भी इंडेक्स का, उसको वो लोग ट्विक करते हैं बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग कि वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो एक तो ये होगा कि इक्वल करना, या फिर कोई बोलेगा मुझे इन्फ्लेशन जो है उसको बीटा मान के इन्वेस्ट करना है, यानी जो जो स्टॉक्स इन्फ्लेशन से ज्यादा इम्पेक्ट होते हैं उसमें मैं वैसे वैसे एक्सपोजर लूंगा, या कम होता है तो उसमें वैसा एक्सपोजर लूंगा। तो इस तरीके से किसी एक फैक्टर को पकड़ के अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो इसको बोलते हैं स्मार्ट बीटा फंड, ठीक है। अब आते हैं क्वांट फंड्स। तो ये जो है अभी जैसे टेक्नोलॉजी आजकल बहुत बढ़ गई है, बहुत सारा डेटा एनालिटिक्स होता है, तो ये जो फंड्स होते हैं दे आर प्योरली डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। मतलब दे विल फॉलो द लेट्स से चार्ट्स पैटर्न, दे विल फॉलो सर्टन नंबर्स। सो ये जो नंबर्स के बेसिस पे जो डिसीजन लेंगे वो होते हैं क्वांट फंड्स, यानी ये प्योरली नंबर के बेसिस पे। वो मोमेंटम फंड्स होते हैं, वोलेटिलिटी फंड्स होते हैं, तो यानी जो मोमेंटम देखते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम है उसके बेसिस पे ये लोग डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे जो फंड्स होते हैं उनको बोलते हैं क्वांट फंड्स। अब आ गया इंटरनेशनल आरआईटीज। तो आरआईटी जो है बेसिकली एज ए कॉन्सेप्ट इट्स लाइक ए म्यूचुअल फंड ओनली, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में हम क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं और फिर वो स्टॉक्स खरीदते हैं। तो सिमिलरली जैसे रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा आई मीन इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आप उसको पहली बात तो एक प्रॉपर्टी में आपका बहुत सारा कैपिटल चला जाएगा और आप बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे सर उतना बड़ा अमाउंट। प्लस आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते तो आपके लिए रिस्क बढ़ जाता है। प्लस आपके लिए झंझट है कि उसको मैनेज करो, उसका रेंट कलेक्ट करो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो अब इस आरईआईटीज में क्या होता है कि आप ऐसे इन्वेस्टर ने, बहुत सारे इन्वेस्टर ने थोड़ा 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 करके पैसा दिया, सब इन्वेस्टर ने, ठीक है, I1 I2 लेट से ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसा दिया। और ये जो आरईआईटी है, जो ट्रस्ट है या जो मैनेज करता है आरईआईटी, वो क्या करेगा, वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में या फिर वेयर हाउस में या मॉल्स में या हाउसिंग सोसाइटीज में इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि अभी इनके पास बड़ा पैसा है, ऐसे कर करके इनके साथ लेट्स से 5000 करोड़ आ गया, तो दे कैन नाउ इजीली इन्वेस्ट। दे आर प्रोफिशिएंट इन मैनेजमेंट, उनका काम ही वही है दिनों दिन कलेक्ट करना, ये सब चीजें करना, और इससे जो भी रेंट या जो इनकम आएगा वो आपको वापस इन्वेस्टर को दे दी जाएगी इस तरीके से। सो जो इंटरनेशनल में इन्वेस्ट करते हैं वो हो गए इंटरनेशनल आरईआईटीज। अब एक जो कैटेगरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले जो था जो म्यूचुअल फंड्स थे, अब म्यूचुअल फंड में क्या चीज़ है कि जो म्यूचुअल फंड है उसका एक जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। जैसे कि अगर कोई 1000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए भी वही स्टॉक्स और वही चीज़ें रहेगी, और यदि कोई 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करता है या 1 करोड़ भी इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए भी
वही इन्वेस्टमेंट और वही जो प्रोसेस है वो वही रहेगा। ठीक है। अब कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं कि जिनको वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनकी ज़्यादा कैपेसिटी है, एबिलिटी ज़्यादा है रिस्क लेने की, तो उनको चाहिए कि उनको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए। ऑफ कोर्स दे कैन टेक द रिस्क बट दे वांट टू जनरेट हायर रिटर्न। तो उसके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो एक तरीके से एक कॉमन व्हीकल है सबके लिए, यानी जो छोटे इन्वेस्टर है उनके लिए भी है, तो वो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए पहले एक कैटेगरी बनाया गया था पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इसमें कैसा था, इसमें जो है वो आपको 50 लाख एंड अबव इन्वेस्ट करना था एक पर्सन को। फॉर वन पर्सन यू हैव टू इन्वेस्ट 50 लाख एंड अबव। सो अब क्या हुआ, इसके अभी जैसे जैसे लोगों का वेल्थ इंक्रीज हुआ है, सो अभी म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में एक गैप हो गया काफी, यानी जो जिनके पास 10 लाख है 20 लाख है दे कैन नॉट इन्वेस्ट। अब पीएमएस में हम लोग तो बोल रहे हैं 50 लाख, बट यूजुअली आप जब जाओगे किसी फंड मैनेजर के पास तो वो बोलेगा मिनिमम 1 करोड़ 2 करोड़ वो रखो। तो इनके बीच का जो गैप है, यानी जो बीच के जो इन्वेस्टर है उनके लिए सेबी ने एक स्पेशल कैटेगरी बनाया, उनको बोला स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, एसआईएफ्स। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेसिकली उनका जो मिनिमम है वो 10 लाख पर इन्वेस्टर है, यानी किसी इन्वेस्टर के पास 10 लाख है और उसको थोड़ा रिस्क लेके रिटर्न बनाना है तो वो इस तरीके के फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। तो उनके लिए एट द सेम टाइम ज़्यादा रिटर्न कमाने का भी तरीका हो गया, प्लस एक फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर भी हो गया। और इनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एमएफ से थोड़ा ज़्यादा रहेगा बट पीएमएस से थोड़ा कम रहेगा। ठीक है। और दिस इज डिजाइन फॉर द हाई नेटवर्क रिटेल एंड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, यानी ऐसे इन्वेस्टर जो ये चीजें समझते हैं। अब इसमें भी कैटेगरीज है कि इक्विटी ओरिएंटेड है, डेट ओरिएंटेड है, इस तरीके से। सो इसमें दो देखिए, एक तो चीज है कि इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हैं आप, स्टॉक को सेक्टर को ये सब चीजें कर सकते हैं, यानी आप किसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कोई स्टॉक नीचे जाने वाला तो आप उसको सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो इसमें क्या होगा, पहले तो मिनिमम जैसे इक्विटी ओरिएंटेड जो है तो इसमें 3 कैटेगरी है, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट एंड सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मिनिमम 80% इन इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ही रहेगा। ठीक है। और मैक्सिमम जो अनहेज्ड शॉर्ट एक्सपोजर है, यानी जो हेज नहीं किया गया, जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, ऐसा जो सेल किया गया स्टॉक है वो 25% ही हो सकता है मैक्सिमम। एंड दीज आर ओपन एंडेड, मतलब आप कभी भी इन एंड आउट कर सकते हैं, और लिमिटेड आपको शॉर्ट सेलिंग भी अलाउड है। तो इसीलिए देखिए वहां पे म्यूचुअल फंड में शॉर्ट सेलिंग नहीं था, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग अलाउड है, मतलब वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं टू जनरेट द रिटर्न दोनों साइड में। और इस तरीके से जो सेकंड फंड है वो भी सिमिलर है, बट इसमें क्या होगा, जो जो टॉप स्टॉक्स है, टॉप 100 स्टॉक्स है, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी मिनिमम 65% इन द स्टॉक्स एक्सक्लूडिंग टॉप 100, यानी जो 100 है उनको छोड़ के, और बाकी जो वही है कि अनहेज्ड जो एक्सपोजर है वो अप टू 25% हो सकता है। और जो तीसरा कंडीशन है वो है सेक्टर रोटेशन, तीसरा जो स्कीम है वो है सेक्टर रोटेशन। उसमें क्या है, मिनिमम 80% इन इक्विटी, बट जो सेक्टर है, यदि आपको लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं करने वाला, बैंकिंग सेक्टर अच्छा नहीं करने वाला है, तो आप उसको भी शॉर्ट कर सकते हो, उसमें भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से 3 टाइप के जो स्कीम्स है वो होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज। अब आते हैं सिमिलरली डेट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजीज, तो उसमें भी डेट में भी लॉन्ग शॉर्ट है और सेक्टरल डेट लॉन्ग शॉर्ट भी है। तो सिमिलर वे में जैसे इक्विटी में था कि डेट में भी आप अगर किसी ड्यूरेशन को अच्छा लगता है तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो, अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसमें शॉर्ट एक्सपोजर भी ले सकते हो थ्रू डेरिवेटिव्स, जो कि अनहेज्ड हो, ओपन हो, नेकेड पोजीशन हो। और सेक्टरल में क्या हो गया, अगर पर्टिकुलर सेक्टर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी आप उसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो अनहेज्ड वे में। और एटलीस्ट 2 सेक्टर में आपका एक्सपोजर होना चाहिए। मैक्सिमम जो एक्सपोजर इन ए पर्टिकुलर सेक्टर आप ले सकते हो वो है 75% पर सेक्टर। अब इसमें भी तीसरा साइड भी है जो है हाइब्रिड, यानी डेट और इक्विटी दोनों में लेते हैं। तो इसमें 2 स्कीम है, एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड, यानी ये जो है वो सब टाइप के इसमें करते हैं, यानी डेट में करेंगे, इक्विटी में करेंगे, आरईआईटीज में करेंगे, ठीक है, इनविट्स में करेंगे। तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर वो लोग ले सकते हैं, यानी आपका जो एसेट क्लास उनको अच्छा लगता है वो लॉन्ग करेंगे, जो अच्छा नहीं लगता है उसको शॉर्ट करेंगे इन कमोडिटीज। और दूसरा जो है वो है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट, जहाँ की मिनिमम 25% इन इक्विटी एंड मिनिमम 25% इन डेट, और जो अनहेज्ड यानी शॉर्ट एक्सपोजर है वो 25%। ठीक है। अब जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट है इसमें कंडीशन है कि
जो ट्वाइस ए वीक और लेसर रिडम्पशन, मतलब आपको 2 वीक में एक बार ही रिडम्पशन करने का ऑप्शन मिलेगा, डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल फंड का। ठीक है, तो ये जो है वो आते हैं हाइब्रिड कैटेगरी में, एसआईएफ में। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईएफ क्या है और पीएमएस क्या है। तो रेगुलेशन के हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड जो हाईली रेगुलेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर्स है, आप जैसे मेरे जैसे जो 1000 2000 5000 10,000 इन्वेस्ट करते हैं। और एसआईएफ जो है वो कंपेटिवली फ्लेक्सिबल है, बिकॉज इसमें जो इन्वेस्टर है थोड़ा सोफेस्टिकेटेड है। और पीएमएस जो है वो हाईली सोफेस्टिकेटेड, यानी 50 लाख टू 1 करोड़। इसमें तो आप 500 टू 5000 हो गया, एंड ये 10 लाख एंड ये 50 लाख टू 1 करोड़। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड है। इसमें जो एसआईएफ में आपने देखा कि मॉडरेट है, गो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों जा सकते हैं, और पीएमएस में तो वेरी हाई। लिक्विडिटी हम देखें तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है, क्योंकि आप कभी भी बाई कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। पर एसआईएफ में जो है थोड़ी मॉडरेट रहेगी, बिकॉज वहाँ पे आप एक एक्सपोजर ले रहे हो, तो हो सकता है लिक्विडिटी उतना हाई ना हो। पीएमएस में आपको लो रह सकती है। जो इन्वेस्टर टाइप है वो म्यूचुअल फंड में रिटेल रिटेल के लिए है। ये थोड़ा सा रिटेल एफ्लुएंट रिटेल, यानी थोड़ा रिटेल में जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है। और ये जो है वो प्योरली एचएनआई और इंस्टीट्यूशन के लिए। अब जो ऑब्जेक्टिव है वो म्यूचुअल फंड का वही है कि स्टेबल रहे, रेगुलेटेड ग्रोथ हो। इसमें क्या है, आपको रिटर्न ज़्यादा होना। और पीएमएस में तो आपको डिपेंड करता है कि कितना रिटर्न चाहिए, या और हाई कैटेगरी हो गया। तो ये एक तरीके से कंपेरिजन है, जो कि आपका म्यूचुअल फंड, एसआईएफ और पीएमएस के बारे में कंपेरिजन। अब देखते हैं हम ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो कुछ जो पॉइंट्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है वो पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे से ग्रो हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो एयूएम है वो करीब करीब 12 लाख करोड़ था 2015 में, और आज जो है वो अराउंड 67 लाख करोड़ हो गया है बाई मार्च 25। यानी इट वॉज अराउंड 19% CAGR, विच इज फिनोमिनल। एंड स्टिल वी आर फार बिहाइंड द डेवलप मार्केट लाइक यूएस। सो इसके जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है अगले 10 साल 15 साल 20 साल भी बहुत आगे तक है, बहुत आगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। और जो फोलियोज हम देखें, यानी नंबर ऑफ पीपल जो फोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से 4.8 करोड़ फोलियोज थे 2010 में, जो कि अभी हो गए हैं 23.45 करोड़ फोलियोज। यानी ये ग्रोथ ऑफ 11%, CAGR ऑफ 11% पर ईयर, विच इज फिनोमिनल। और जो कंट्रीब्यूशन है, यानी पर मंथ जितना कंट्रीब्यूशन है वो 2019 में 8,000 करोड़ था, जो कि 2025 तक 20,000 करोड़ पर मंथ हो गया, विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड। और ये जो मार्केट है आगे भी बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग, हमें ध्यान रखना है और अवेयर रहना है इसके बारे में। ठीक है, तो ये और ऑफकोर्स जो ये एक चीज़ पॉइंट था जो शिफ्ट इन हाउस होल्ड फाइनेंशियल्स, कि जो म्यूचुअल फंड का जो बेसिकली पैसा है वो कहीं ना कहीं बैंक डिपॉजिट से शिफ्ट हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि 2016 में जो शेयर ऑफ बैंक डिपॉजिट इन टोटल फाइनेंशियल जो था इन्वेस्टमेंट, वो था 71%, जो कि 2018 तक आते आते 65% हो गया। इसका लेटेस्ट डेटा अभी नहीं है। बट शेयर ऑफ म्यूचुअल फंड जो 10 से 14% हो गया, यानी और अभी ये जो है अभी और भी इंक्रीज हो गया होगा। तो पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ओके, सो फिर मिलेंगे, एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।